हम एक जादू के अंदर थे, उसी तरह जैसे प्रेम, स्वप्न या दुख के अंदर होते हैं। इस तरह हम पहली बार थे, हालांकि दूसरी सारी चीज़ें वैसी ही थीं जैसे कई बार पहले भी रहती थीं। छोटा सा लॉन, अमरूद का पेड़, सुबह 2 बजे की चांदनी, अक्टूबर के आखिरी दिन, ओ सन्नाटा, चार दीवारी की मुंडेर पर ऊँघती बिल्ली। ये सब हमेशा ही इस जादू का हिस्सा होते थे या कि उसे रचते थे, पर हम इसके अंदर इस तरह पहले कभी नहीं होते थे। आज थे। मैं एक बार माँ को देखा हूँ। वो बेंच से उठ गई। शराब का ग्लास उसने बेंच के कोने पर रख दिया। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैंने सिर हिलाया। पहला कदम बढ़ाने पर वो एक क्षण के लिए लड़खड़ाई, फिर पांव संभाल कर रखती हुई अंदर चली गई। मैं चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे चलती हुई वो बाहर वाले कमरे के अंधेरे में गुम हो गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि इस तरह अचानक उठ जाने से वो अपने पीछे कुछ छोड़ गई है। बहुत समीप का खालीपन, बेंच का एक खाली हिस्सा। मैंने फिर कमरे की तरफ देखा। उसके भी अंदर वाले कमरे का पर्दा हिला, वो आती हुई दिखाई दी बाहर वाले कमरे के अंधेरे में, और धीरे धीरे वो बाहर आ गई। मैं उसे देख रहा था। उसकी काया में एक विलक्षण आलोक था। स्निग्ध तरल उसके बाल खुले हुए थे। उसकी छोटी देह, छोटे अंग उसी आलोक में थे। पंजे, हथेलियां, गर्दन, चेहरा। वो बेंच पर अपनी उस जगह पर आकर बैठ गई। ग्लास उसने फिर से हाथ में ले लिया। कुछ क्षण उसने गहरी सांस ली और फिर मुझे देखकर मुस्कुराई। देर हो गई? नहीं तो, पर अंदर क्या था? इतनी रात को क्या हो सकता है सोने के सिवाय? वो दरअसल मैं नींद की गोली रख कर आई थी। वही देखने गई थी कि माँ ने खाई कि नहीं। तो फिर खाली। मैं चुप हो गया। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे की खाल खींची हुई थी, तबले की चमड़े की तरह। ऐसा सिर्फ शराब पीने के बाद होता था। खाल के इस तरह खींचने पर उसकी लाली, उसकी बनावट, उसकी नसें और पूरी खाल का सांस लेना ज़्यादा साफ और चमकदार हो जाता था। वो एक बार और कांपी। उसके पंजे गीली घास पर थे। ओस गिरने से ठंड बढ़ रही थी। उसने पंजे उठाकर बेंच पर रख लिए। ढक लो। मैंने उसे अपनी चादर का एक कोना पकड़ा दिया। या अंदर चलें? वो कुछ नहीं बोली। चादर के उस कोने में उसने अपने पंजे छुपा लिए। वो बेंच पर थोड़ा घूम आई। अब उसका नन्हा चेहरा पूरी तरह मेरी तरफ था। घुटने मोड़े हुए वो मेरे सामने बैठी थी। हम कुछ देर चुप रहे। अच्छा बताओ,
जिंदगी के फैसले किस तरह करने चाहिए, उसने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी थी। कैसे फैसले? मैंने पूछा। ऐसे जिन पर पूरा जीवन टिका हो, या कि जिनसे जीवन का पूरी तरह बदल जाना तय हो। मैं चुप रहा। मैंने सर घुमाकर देखा। मुंडेर पर बिल्ली ने अंगड़ाई ली। दूर किसी पेड़ पर एक परिंदा चीखा। मैंने फिर उसे देखा। वो मुझे देख रही थी। मैंने एक उंगली चादर के नीचे छुपे उसके पंजे पर रखी। उसकी उभरी नस मैंने अपनी उंगली पर महसूस की। मैंने उस उभरी नस पर धीमे धीमे उंगली फेरी। उसकी आंखों में एक उदासी उतर आई। वो उस नस के छूने से नहीं, बल्कि उस समग्र आलोक से उतर रही थी जो उसकी काया में था। ऐसे संशय भरे फैसले कभी आत्मा से नहीं लेने चाहिए। इसमें उसे सिर्फ दर्शक रहने दो। क्यों? उसने मुझे देखा। देखो, दो कारण हैं। पहला तो यह है कि आत्मा को कभी ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे कभी कोई संशय नहीं होता। जीवन की दूसरी चीज़ों को ये ज़रूरत होती है। संशय बुद्धि को होता है, चेतना को होता है, अर्जित अनुभवों को होता है। जहाँ कहीं भी संशय है वहाँ आत्मा नहीं होगी, क्योंकि वो उसका नैसर्गिक सत्य नहीं है। या यूं कह लो कि जिसमें आत्मा नहीं जुड़ती वहाँ संशय होता है। वास्तव में वो तुम्हारे अंदर रहने वाला सत्य नहीं है। तुम उसे चुन रहे होते हो। और दूसरा कारण ये है कि कभी ऐसे फैसले गलत भी हुए तो वो दुख नहीं होगा जो पूरे जीवन को एक अंधेरी गुफा में ढकेल देता है। आत्मा तब भी मुक्त होगी उस गलत निर्णयों के परिणामों में। सिर्फ साक्षी होगी, दर्शक होगी, निर्लिप्त निरपेक्ष नाटक के पात्रों पर ताली बजाती हुई। वो कुछ नहीं बोली। उसने अपने पंजे की उंगलियां हिलाई। अपनी नस पर रेंगती हुई मेरी उंगली उसने अपने पंजों की उंगलियों के बीच दबा ली। उसकी आंखों में अब एक गीलापन उतर आया था। वो अब जिंदा मछलियों की तरह लग रही थी। उसकी उंगलियों की पकड़ बढ़ रही थी, जैसे वो मेरी उंगली को तोड़ देगी। धीरे धीरे उसके होंठ खुले। मैंने पहली बार देखा कि होंठ भी उदास होते हैं। मैंने अपनी उंगली खींच ली। मेरा ग्लास खाली हो गया था। मैंने उसे नीचे घास पर रख दिया। ठीक है, तो मैं चलूँगा, मैंने कहा। अभी नहीं, रुको। वो थोड़ा आगे झुकाई। कुछ पल में बैठा रहा। वो मुझे देख रही थी। कब तक रुकूं? देखो, जब तक वो बिल्ली मुंडेर पर है। मैंने मुंडेर की तरफ देखा। बिल्ली उस पर चिपकी हुई थी, गहरी नींद में थी शायद, और उसे सुबह तक वहीं होना था। मैंने घास पर रखा ग्लास उठा लिया। उसमें थोड़ी सी शराब बनाई। उसने सर झुकाकर अपने ग्लास से घूंट भरा। तो आत्मा को दर्शक होना चाहिए, जीवन के नाटक का दर्शक, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब भारी हो गई थी, ठंड से या शराब से या फिर अंदर की तरल उदासी से।
जब वैसे निर्णय करना हो तो आत्मा को दर्शक होना चाहिए। अच्छा, क्या ये संभव है? हाँ, है। आसान है। हाँ, नहीं, इतना गणित जीवन में नहीं चलता। दृष्टि ऐसा हंस नहीं होती। तुम कर पाए कभी ऐसा? कैसा? वही, ऐसा कोई निर्णय जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन टिका हो, बिना आत्मा की लिप्तता के, उससे सिर्फ दर्शक बनाकर कर पाए? मैंने सुना और उसी क्षण, बिल्कुल उसी क्षण मेरे अंदर एक बिंदु चमका, उद्भासित हुआ, शिराओं में फैलता गहरा विचार बनकर, अदम्य लालसा बनकर। मैं हैरान था या कि संज्ञा शून्य, जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, जिसे अदृश्य स्थितियों से निर्मित पर एक अत्यंत परिचित क्षण मानते हैं, वो वास्तव में कितना अपरिचित, रहस्यमय और अविश्वसनीय होता है। बताओ ना, उसने फिर पूछा। वो मुझे देख रही थी, मैंने उसे ध्यान से देखा, और इस बार सिर्फ एक देह की तरह। उस चांदनी में, उस जादू में उतरी हुई एक देह, कोमल लघु गीली सफेदी में आलोकित। उसके हाथों के सुनहरे रोएं, उसके पंजे की नन्ही उंगलियां, उसकी सफेद गर्दन, उसकी तबले सी कसी खाल, और उस पर उतरा हुआ कामुक गंध का एक पूरा जंगल। मुझे पता था कि वो पिछले 4 सालों से मेरे विवाह के प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रही है। मूक, शांत, अव्यक्त। हमारे सारे परिचित विस्मित थे कि हर तरह से योग्य और समर्पित दिखती हुई उस जैसी लड़की के साथ मैंने अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे ये भी पता था कि वो बहुत आंतरिकता में गहनता से मुझसे प्रेम करती है, इतना गहन कि वो अंततः मौन हो गया था, किसी भी प्रतिक्रिया या अपेक्षा से रहित। मैं इसी तरह कभी कभी उसके साथ बैठता था। मैंने सिर्फ एक बार उसकी हथेली छुई थी, एक बार, उसका भविष्य पढ़ने के लिए। मुझे उसकी खाल का वो स्पर्श हमेशा याद रहा, उसकी आंखों में कौंधा उस एक क्षण का सुख या स्वप्न थे। उसी पल, बिल्कुल उसी पल, वही स्पर्श मेरे अंदर एक परिंदे की तरह फड़फड़ाता हुआ उछला था। उसकी पूरी देह मेरे सामने थी, अपने आप को प्रस्तुत करती हुई। उसकी देह का विचार, उसकी गहरी लालसा उसी जादू का असर थी। उसने पूछा था कि मेरा वो निर्णय जिस पर मेरा जीवन टिका हो और जिसमें आत्मा सिर्फ साक्षी रहे, नाटक का दर्शक बनकर ताली बजाए, मैंने कब लिया। वो यही था, बिल्कुल यही। उसकी देह छूने का अर्थ था उसके सारे सपनों, सारी आकांक्षाओं को पंख देना, एक नए संबंध को जन्म देना। उसकी अपेक्षाएं, उसके अधिकार, उसके अस्तित्व की सततता को, उसकी कल्पनाओं को गतिशील करना था, एक अव्यक्त भ्रूण को जीवन का प्रकाश देना था। संभव था कि इस देह भोग के बाद हमारे बीच सिर्फ अपेक्षाएं शेष रह जाएं। संभव था
सिर्फ निर्मम और संवेदनहीन प्रतिक्रियाएं जीवित रहें। संभव था कि ये संबंध कुरूप और बेहुदा हो जाए। ये एक कठोर निर्णय था। हम दोनों के जीवन में एक ऐसा रंध्र पैदा करना था जिसके पार एक दूसरी दुनिया थी, और वो दुनिया मेरा अभीष्ट नहीं थी, मेरी वांछा नहीं थी, मेरा स्वभाव, मेरा सत्य नहीं थी। मेरी आत्मा निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी। मेरी लालसा, मेरा संशय, मेरी उत्तेजना और मेरी आत्मा की निर्लिप्तता, यही द्वंद्व, यही द्वैत था जिसका वो प्रश्न मुझसे कर रही थी, और जो मैंने उसे अभी अभी एक दर्शन की तरह दिया था। तो उसने पूछा, हाँ, मैंने ऐसा निर्णय लिया है। मैंने कहा। मेरा स्वर बहुत धीमा था। उसमें मेरी आत्मा की शक्ति नहीं थी, सिर्फ देह की उत्तेजित फुसफुसाहट थी। क्या? बताओ ना। फिर कभी बताऊंगा। और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। निसंकोच वो मुस्कुराई। अपनी नन्ही सी हथेली उसने मेरे पंजे पर रख दी। मैंने उसे दबाया। उसने मेरी आंखों में देखा। मेरे पंजे में उसकी हथेली एक चिरौटी की तरह फड़फड़ाई। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक सुख उतरने लगा। उसके चेहरे की कसी खाल ढीली पड़ने लगी। मुझे पता था कि मैं पूरी तरह आमंत्रित हूं। मैंने धीरे से उसे अपनी तरफ खींचा। रुको, उसने कहा। वो घास पर खड़ी हुई। अपने ग्लास की बची हुई शराब उसने एक ही सांस में पी ली। ग्लास घास पर लुढ़काकर वो मेरे पास बैठ गई। बिल्ली उठने वाली है, उसने मुंडेर की तरफ इशारा किया और मेरे सीने में दुबक गई। मैंने उसके कानों पर से बालों को हटाकर उस पर अपनी जीभ फेरी। ये याद रखना, इसके पहले भी हमारे बीच कुछ नहीं था और इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। बस यही, इतनी ही देर का सत्य है। ये जितनी देर हम इसे जिएंगे, बिल्कुल इतना ही। जन्मा और मर गया। मुझे अपनी आवाज पहली बार कमजोर, निरीह, कांपती हुई लगी। मुझे ये भी लगा कि जीवन के जिस अंश में आत्मा नहीं होती, वो जीवन की सिर्फ छाया होती है, छद्म होता है। उसने अपना सर उठाया। उसकी आंखें मेरी आंखों के बहुत पास थीं। मुझे उनका कत्थईपन दिखाई दे रहा था। चांदनी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, होठों पर चिपका गीलापन भी। कांपती ओस उसकी फूली नसों पर थी। उसने कुछ पल मुझे देखा। उसकी दृष्टि में एक महाख्यान था। सृष्टि के सारे रहस्य थे। उस दृष्टि में एक पल के लिए पानी उतरा। उसमें थरथराहट थी, वैसी ही जैसी शाख से टूटकर गिरती पत्ती में होती है। और दृष्टि का वो पानी फिर उड़ गया। वहां प्रेम उतर आया। मद की शिथिलता और कामना की चमक से संतृप्त, अलग से दिखता हुआ वो मुस्कुराई।
मैंने जो कहा ये उसकी स्वीकृति थी। मुझे पता था यही होगा। मुझे मालूम था मेरा कोई भी सुख उसे स्वीकार होगा। उसने मेरे सीने में अपना सिर खड़ा दिया। यहीं इसी जादू में वो धीरे से फुसफुसाई। मैंने इस बार उसके होठों के गीलेपन पर जीभ फेरी। मुझसे अलग होकर वो बेंच पर लेट गई। उस पर झुकने से पहले मैंने मुंडेर की तरफ देखा। वहां बिल्ली नहीं थी, वहां मेरी आत्मा बैठी थी, दर्शक की तरह ताली बजाती हुई। मैंने उसकी बंद होती आंखों में देखा, उसकी आत्मा वहीं थी।